हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे इसमें हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मालूम करेंगे कि हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसी मटेरियल किसी सरफेस की किस तरह कैलकुलेट करते हैं, वो आज हम सीखेंगे। फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स बिटवीन टू बॉडी सरफेसेस दैट आर स्लाइडिंग आर ट्राइंग टू स्लाइड अक्रॉस ईच अदर। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस पर हरकत करती है तो इस हरकत को रोकने के लिए एक रेजिस्टिव फोर्स पैदा होती है जो कि इस बॉडी की हरकत को रोकने की कोशिश करती है। इस रेजिस्टिव फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं। जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टल सरफेस में पड़ी होगी तो उस पर एक टाइम में दो फोर्सेस अमल कर रही होती है। एक बॉडी का अपना वेट जो कि नीचे की जानिब होगा और दूसरा रिएक्शन ऑफ सरफेस जो कि नॉर्मल फोर्स कहलाता है, वो ऊपर की जानिब होता है। जब हम किसी मटेरियल पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं उसको हरकत में लाने के लिए, तो अगर फोर्स की वैल्यू ज़ीरो से जैसे ही बढ़ जाती है तो बॉडी को हरकत में आ जाना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। जब फोर्स की वैल्यू ज़ीरो से कई ज़्यादा बढ़ जाती है फिर जो है मटेरियल हरकत में आना शुरू कर देता है, क्योंकि जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे हम फोर्स को इंक्रीज़ करते हैं वैसे ही फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो भी इंक्रीज़ होता है। लेकिन ये इंक्रीज़मेंट एक ख़ास लिमिट तक ही होती है। एक ख़ास लिमिट तक इंक्रीज़मेंट होती है, लेकिन उस लिमिट के बाद जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो मटेरियल हरकत में आ जाता है। उसके बाद अगर आप फोर्स को कम भी रखें तो बॉडी जो है वो कंटिन्यूस स्पीड के साथ हरकत में होगी। जब बॉडी स्टैटिक पोजीशन में होती है और हम इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस टाइम इसका जो फ्रिक्शन होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है, और जब बॉडी जो है वो मोशन में आ जाती है तो उस टाइम उसका जो फ्रिक्शन होगा वो डायनामिक फ्रिक्शन कहलाएगा। यानी डायनामिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है, क्योंकि जब शुरू में हम फोर्स लगाते हैं तो मटेरियल बॉडी जो है वो मोशन में नहीं आता, लेकिन जब मोशन में आ जाता है तो अगर हम फोर्स को कम भी रखें फिर भी जो है बॉडी अपनी फोर्स मोशन को जो है वो बरकरार रखती है। इससे यही साबित होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो डायनामिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन के दो टाइप्स हैं, एक ड्राई फ्रिक्शन और दूसरा वेट फ्रिक्शन। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, वो वाला फ्रिक्शन जिसमें दोनों बॉडी के सरफेस के दरमियान किसी किस्म की लुब्रिकेशन नहीं होगी उसको ड्राई फ्रिक्शन कहते हैं। और ये फ्रिक्शन स्लाइड फ्रिक्शन भी हो सकती है और रोलिंग फ्रिक्शन भी हो सकती है। जबकि वेट फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होती है जहाँ पर दो बॉडीज़ के दरमियान हम लुब्रिकेशन ऑयल जो है उसमें देते हैं, तो उसको वेट फ्रिक्शन कहते हैं। और ये फ्रिक्शन भी स्लाइड फ्रिक्शन भी हो सकती है और रोलिंग फ्रिक्शन भी हो सकती है। फ्रिक्शन जो है वो एक पैसिव फोर्स है। पैसिव फोर्स वो वाली फोर्स होती है जो एक्सटर्नल फोर्स पर डिपेंड करती है। अगर एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट कर रही होगी तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, और अगर किसी किस्म की कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी तो फ्रिक्शन भी नहीं होगी। और ये एक सेल्फ एडजस्टिंग है, यानी अगर हम फोर्स को कम या ज़्यादा करते हैं तो फ्रिक्शन भी उस हिसाब से कम या ज़्यादा होती है। आज जो हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का एक्सपेरिमेंट करेंगे उसके 3 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे कि अपने सरफेस को हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रखेंगे। हॉरिजॉन्टल पोजीशन आपको पता है कि वो वाला प्लेन होता है जिसमें प्लेन 0 डिग्री में होता है। अगर इस प्लेन को हम 90 डिग्री पर ले आएँ तो उसको फिर वर्टिकल प्लेन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल 0 डिग्री पे और 90 वर्टिकल प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन कौन सा प्लेन होता है? वो प्लेन जिसका एंगल 0 से ज़्यादा और 90 से कम होगा उसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। 0 से ज़्यादा किसी भी एंगल पर आप इस प्लेन को ले आएँ तो इसको इंक्लाइंड प्लेन कहते हैं। और ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो जिस एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस पे हम परफॉर्म करेंगे उसका नाम है फ्रिक्शन हॉरिजॉन्टल एंड इंक्लाइंड प्लेन। तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइंड प्लेन दोनों के जो है पोजीशन बना सकते हैं। अभी आप इसको देखेंगे। हमारे पास 4 डिफरेंट मटेरियल्स है जिसकी आज हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करेंगे। एक है लेदर, दूसरा एक्रेलिक, तीसरा है एल्युमिनियम और चौथा है ब्रास। इन चारों को यूज़ करते हुए हम इनके कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करेंगे। फ्रिक्शन आपको पता है कि ये मटेरियल की सरफेस फिनिशिंग पे डिपेंड करती है। जितना मटेरियल की सरफेस ज़्यादा रफ़ होगी
उतना उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, जितना मटेरियल की सरफेस फाइन होगी उतना फ्रिक्शन जो है वो कम होगा। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, जो हम इसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे उसका पहला पार्ट है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम क्या करेंगे कि ये हमारा प्लेन है हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें हम एक अपने मटेरियल को उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे प्लेन सरफेस पे, और यहाँ से इस पुली के ज़रिए इस पे हम लोड अप्लाई करेंगे। ये वेट हैंगर है, यहाँ से हम इस पे इसको लोड अप्लाई करेंगे। वेट हैंगर का अपना वेट है 0.5 न्यूटन, ये भी हम इंक्लूड करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता हम थोड़ा थोड़ा वेट डालकर इसकी मेजरमेंट करेंगे। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में अपने ऑब्जेक्ट हम रखेंगे, और यहाँ से दूसरे डायरेक्शन पर जहाँ पे पुली लगी हुई है यहाँ पे हम इस पे फोर्स अप्लाई करेंगे। इस हैंगर का अपना वेट है 0.5 न्यूटन, तो इसको भी साथ में इंक्लूड करेंगे 0.5 न्यूटन, और ये 0.1 न्यूटन में मज़ीद डाल रहा हूँ, 0.1 न्यूटन और डालेंगे, तो 0.5, 0.6 और 0.7 न्यूटन फोर्स पर इस ऑब्जेक्ट में मोशन पैदा हो गई। इसी तरह एक एक करके हम सारे मटेरियल्स की फोर्स जो है वो फाइंड करेंगे। और ये जो है इसका 0.6 न्यूटन फोर्स आ गया है। अब ये दूसरा एल्यूमिनियम सरफेस है, एल्यूमिनियम सरफेस जो है वो 0.5 न्यूटन फोर्स से ही इसमें मोशन आ गई है। तीसरे नंबर पर है ब्रास, हमारा मटेरियल तीसरे नंबर पर है ब्रास। ये 2 न्यूटन फोर्स के वेट्स भी है हमारे पास, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको पता चले कि इसका फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो आप बड़ा वाला न्यूटन फोर्स अप्लाई करें, अगर आपको पता है कि कम न्यूटन फोर्स से ये हरकत में आ जाएगी तो आप छोटे छोटे फोर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। पॉइंट 2, 0.3, 0.4 और 0.5, 0.9 न्यूटन फोर्स के साथ इसमें हरकत आ गई है। इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट 1 हमने परफॉर्म कर दिया, रीडिंग्स हमने ले ली है। अब हम इससे कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। ये फिगर आप देखें, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके ऊपर हमारा ब्लॉक पड़ा हुआ है और यहाँ से हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये ब्लॉक स्टैटिक पोजीशन में होगा तो इसका जो वेट है वो उसका नीचे की जानिब एक्शन कर रहा होगा, और इसका जो वेट है वो नीचे की जानिब होगा, और नॉर्मल फोर्स जो है रिएक्शन फोर्स ऑफ द सरफेस वो ऊपर की जानिब होगा। यहाँ से हम अगर एक्सटर्नल लोड अप्लाई कर रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। तो इसमें ये फ्रिक्शन जो है वो इक्वल है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल फोर्सेस के। नॉर्मल फोर्सेस जो है वो mg के इक्वल है, तो हमने n की जगह mg लिख ली है, और फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए F डिवाइड बाई mg आ गया, और F जो है फ्रिक्शन, जितना हम एक्सटर्नल लोड अप्लाई करेंगे उतना ही फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। तो फोर्स की यहाँ पे फ्रिक्शन की जगह हमने
एम जी फिर लिख जाएंगे। ये जी और जी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इज इक्वल टू एम बाय एम रह गया। ये हमारा फाइनल इक्वेशन है। इसी से हम वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें जो कैपिटल एम है वो मास ऑफ द हैंगर है, जो कि केजी में हम इसकी वैल्यू लेंगे, जबकि स्मॉल एम जो है वो मास ऑफ द पैड है, जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने रखा हुआ था, वो भी केजी में ही लेंगे। और एन जो है वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो हमने इस टेबल में शो की हुई है। ये हमारे डिफरेंट मटेरियल्स थे, लेदर, एक्रेलिक, एल्यूमिनियम एंड ब्रास। लेदर का जो स्लाइडर था, जिसे हम ब्लॉक भी कहते हैं, उसका अपना वेट जो था 1.5 न्यूटन था। एक्रेलिक का भी 1.5, एल्यूमिनियम 2 न्यूटन था और ब्रास भी 2 न्यूटन। इसके अगेंस्ट जो हमने फोर्स अप्लाई की थी, जिस फोर्स पे मटेरियल में मोशन पैदा हो गई थी, तो वो 0.7 न्यूटन थी। वो एक्रेलिक के लिए 0.6, एल्यूमिनियम के लिए 0.5 और ब्रास के लिए 0.9। इसके अगेंस्ट जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें मालूम हुई है m बाई एम से, इसमें हमने मास लिया था स्लाइडर का और जो फोर्स हमने अप्लाई की थी उसका केजी में। तो ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 2.14 आई है। एक्रेलिक की 2.5, एल्यूमिनियम की 2 और ब्रास की 2.22। दूसरा जो पार्ट है, सेकंड पार्ट, उसमें हम क्या करेंगे कि इस लीवर को मैं लूज़ करूँगा। यहाँ पे इस पे ग्रेजुएशन हुई है, आप किसी भी डिग्री में इसको इस तरह टाइट करके रख सकते हैं। आप इसको अब इसको हमने इंक्लाइंड प्लेन बना दिया है। दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे कि अपना जो स्पेसिमन होगा, या इसको पैड भी कहते हैं, ये हम यहाँ पे रखेंगे और इसकी एंगल जो है वो इंक्रीज़ करते जाएंगे स्लोली। तो अपने वज़न की वजह से जब इसमें स्लाइड आना शुरू हो जाएगा अपने वेट की वजह से, तो वो वाला एंगल हम मेजर करेंगे और इससे फिर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करेंगे। सबसे पहले लेदर पे हम करते हैं। यहाँ पे मैं लेदर का ऑब्जेक्ट रखता हूँ और साथ में इसकी एंगल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ करता जाऊँगा। ये जो प्लेन है इसकी इंक्लिनेशन को ज़्यादा करूँगा। तो जिस एंगल पर हमारा ऑब्जेक्ट स्लाइड करना शुरू कर देगा, वो वाली एंगल जो है हम मेजर कर लेंगे। अब मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ये है 10, 11, 12 डिग्री पे। अब हम एल्यूमिनियम का जो एक्रेलिक का जो पीस है इसका हम मेजर करेंगे। ये 0, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 डिग्री पे इसमें हरकत आ गई है। अब हम एल्यूमिनियम का पीस ट्राई करेंगे, एल्यूमिनियम के पीस को चेक करेंगे। 0, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 डिग्री में इसमें हरकत आ गई है। अब यहाँ पे हम लास्ट वन जो है ब्रास है, इसको टेस्ट करेंगे। ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 में इसमें हरकत आ गई है। तो इन वैल्यूज़ को नोट करके हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको पता है कि ये फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स के दरमियान एक रेशो होती है। पार्ट सेकंड के हमने रीडिंग्स ले ली है, अब इनकी कैलकुलेशन करते हैं। पार्ट सेकंड में क्या था कि हमारा प्लेन सरफेस था, उसमें हमने ब्लॉक रखा हुआ था और एंगल थीटा जो है वो हम इंक्रीज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से ब्लॉक अपने वेट की वजह से स्लाइड करना शुरू कर देता था। यहाँ पे अगर आप देखें इस फिगर में, तो जो ब्लॉक है उसका अपना वेट mg वो नीचे उसके फोर्स जो है वो नीचे होगी, जबकि नॉर्मल फोर्स है या रिएक्शन ऑफ सरफेस है तो वो प्लेन सरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री पे होगी। इस वेट के फिर दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक mg cos थीटा और दूसरा mg sin थीटा।
ब्लैक में जो मोशन आएगी या स्लाइडिंग होगा तो वो इस कंपोनेंट की वजह से होगा, एम जी साइन थीटा, जबकि दूसरे डायरेक्शन में फ्रैक्शन फोर्स होगी, फ्रैक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इनटू एन। यहाँ पे आप देखिए कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन इनटू एन वो इक्वल है एम जी साइन थीटा के, और जबकि एन जो है ये वाला, ये वेट के दूसरे कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा के इक्वल है। तो एन की जगह हमने एम जी कॉस थीटा लिख लिया और यहाँ पे आ गया एम जी साइन थीटा। दोनों एम जी कैंसिल हो जाएंगे, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा रह जाएगा, और साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा वो इक्वल है टेंजेंट थीटा के। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन सेकंड पार्ट में फाइंड करने के लिए थीटा हमें मिल गया था, और टेंजेंट के साथ हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। पार्ट सेकंड की हमने रीडिंग्स ले ली है और उसकी वैल्यू को हमने इस टेबल में पुट कर दी है। इसमें एक्चुअल में यहाँ पे हमें एंगल ऑफ रिपोज भी मिल जाता है। वो एंगल जिस पे ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड करना शुरू कर देता है उसे एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। और वो लेदर के लिए 12 आया था, 12 डिग्री, एक्रेलिक के लिए 20, एल्यूमिनियम के लिए 17 और ब्रास के लिए 16। और फार्मूले को यूज़ करते हुए कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन जो है वो टेंजेंट थीटा के इक्वल है, तो उससे हमें लेदर के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन मिली है वो 0.2 है, एक्रेलिक के लिए 0.36, एल्यूमिनियम के लिए 0.30 और ब्रास के लिए 0.28। इस एक्सपेरिमेंट का जो हमारा तीसरा पार्ट है उसमें हम क्या करेंगे कि एक नॉन डिग्री में अपने प्लेन को इंक्लाइन करेंगे। सपोज करें मैं 10 डिग्री को यूज़ कर रहा हूँ, 10 डिग्री पे मैंने इस प्लेन को रखा हुआ है। अब ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया है। लेज़र से शुरू करते हैं। हम क्या करेंगे कि जिस तरह हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमने किया था, यहाँ पे हम लोड अप्लाई करेंगे सरफेस पे और देखेंगे कि कितने फोर्स पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हरकत करना शुरू कर देगा। .5 न्यूटन, 0.2 न्यूटन में और लोड डाल रहा हूँ, 0.1 मज़ीद और इंक्रीज़ कर लेता हूँ। तो इसका जो वेट है ये है 0.5 का हैंगर है, 0.2, 0.1 और 0.1, 0.4 और 0.5, 0.9 न्यूटन फोर्स पे इसमें हरकत आ गई है। अब हम ये एक्रेलिक वाला पीस यूज़ करेंगे। सेम वही स्टेप्स है प्रोसीजर के। 0.2, 0.2 मज़ीद और, अच्छा इसको मैं कम कर लेता हूँ, दोबारा से इसको करते हैं। 0.2 न्यूटन, 0.1, तो ये 0.5, 0.2 और 0.1, 0.8 न्यूटन फोर्स पे इसमें हरकत आ गई है। अब हम थर्ड वन जो है हमारा ब्रास होगा, इसको टेस्ट करेंगे। .2 न्यूटन, 0.1 मज़ीद और 0.1 और इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इतने फोर्स पे इसमें हरकत आ गई है, ये हम काउंट कर लेंगे। 0.1 और 0.1, 0.2 और 0.1, 0.3, 0.4 और ये 2 है, 0.6 और 0.5, 1.1 न्यूटन फोर्स पे इसमें हरकत आ गई। अभी लास्ट वन है एल्यूमिनियम का। इस पे हम सेम स्टेप्स हैं प्रोसीजर की, उसी तरह लोड अप्लाई करेंगे। 0.5 का हैंगर हो गया, 0.2, 0.5 और 0.2, 0.7 न्यूटन में इसमें हरकत आ गई है। पार्ट 3 की हमने रीडिंग ले ली है। अब हम इसकी कंक्लूजन करेंगे। ये आप फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा
प्लेन है जो कि एक थीटा एंगल पे है, वहाँ पे हमें एक्सपेरिमेंट में 10 डिग्री दी हुई थी, तो आप इसको 10 कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक 10 डिग्री पे प्लेन है और इसके ऊपर एक स्लाइडर या हमारा ब्लॉक जो है वो पड़ा हुआ है। इसका वज़न जो है वेट W = mg, तो वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है नीचे, और इसका जो n है नॉर्मल फोर्सेस या रिएक्शन ऑफ प्लेन, तो वो प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होती है। फिर इस W के जो है 2 कंपोनेंट्स बनते हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा। इस डायरेक्शन पे हम इस पर फोर्स लगाते हैं इसको ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, इसमें हरकत लाते हैं, जबकि इसका फ्रिक्शन और इसका जो वेट का दूसरा कंपोनेंट है वो नीचे की जानिब होगा। तो इसको अगर देख लें इस इक्वेशन में, तो n = mg cos थीटा आएगा। फिर n की जगह हम mg sin थीटा भी लगा सकते हैं, तो p - mg sin थीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन n, और n की जगह mg cos थीटा। तो ये एंड में एक इक्वेशन बनेगी जिसको यूज़ करते हुए हम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो मालूम करेंगे। उस इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमने वैल्यूज़ मालूम की हुई है जो कि हमने इस टेबल में पुट कर दिए हैं। हमारे पास जो थे वो 4 स्लाइडर्स थे डिफरेंट मेटल्स के, डिफरेंट मटेरियल्स के। उनमें एक था लेदर, एक्रेलिक, ब्रास और एल्यूमिनियम। उनके वेट जो थे स्लाइडर के वेट्स वो 1.5 न्यूटन, एक्रेलिक का 1.5 न्यूटन, ब्रास का 2 और एल्यूमिनियम का भी 2। एंगल जो हमने दिया था वो 10 डिग्री था, सारों के लिए वही मैंने लिख दी है। और जो फोर्स हमने लगाई थी वो लेदर में 0.9 थी, एक्रेलिक के लिए 0.8, ब्रास के लिए 0.7, एल्यूमिनियम के लिए 1.1। और उससे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इक्वेशन से हमें मालूम हुई है तो वो ये है 0.65 लेदर के लिए, 0.55 एक्रेलिक के लिए, 0.360 ब्रास के लिए और 0.76 एल्यूमिनियम के लिए। उम्मीद है कि आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करने का स्टेप्स, प्रोसीजर, एक्सपेरिमेंट सब कुछ समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया, थैंक यू।